देखिए, टीवी न्यूज़पेपर चैनलों में कई बार हम सुनते और देखते आ रहे हैं नेशनल हेराल्ड शब्द के बारे में, जिसमें कभी सुनते हैं राहुल गांधी को समन किया गया है ईडी के द्वारा, कभी कोर्ट में कोई केस चल रहा है। तो आज हम इस पर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्यों है, यह कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और ये शब्द नेशनल हेराल्ड है क्या, और राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का इससे क्या लेना देना है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र सिंह परमार और आज हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। तो आइए जानते हैं। जिस प्रकार आज हमारे न्यूज़पेपर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन टाइम्स और कई, उसी प्रकार आज़ादी से पहले एक अखबार हुआ करता था द नेशनल हेराल्ड, जिसको सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस अखबार के थ्रू फ्रीडम फाइटर्स अपनी बात रखते थे जो इंडिया के कोने कोने में जाती थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी अपने विचार साझा किया करते थे, जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको और आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अगर आपको किसी अखबार को चलाना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया के कोने कोने से खबरें लाना है, अपनी रजिस्ट्रेशन देखना है, स्टाफ को मैनेज करना है। इसलिए 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई, उसमें अपने पैसे इकट्ठा करके एक कंपनी बनाई, AJL, एसोसिएट जनरल लिमिटेड। अब आप कहेंगे कि नेशनल हेराल्ड और AJL का आपस में क्या लेना देना है। अगर अभी की बात करें तो हमारे जो न्यूज़पेपर हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई कंपनी काम करती है। जिस प्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पीछे है ST मीडिया लिमिटेड, और जो द हिंदू है उसके ऑनर है द कस्तूरी एंड सन्स। इसी प्रकार इसके शेयर होल्डर्स बने 5000 फ्रीडम फाइटर्स। उस टाइम क्या हुआ, AJL को इन्होंने गठित किया और AJL के द्वारा द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को चलाना शुरू किया। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस AJL कंपनी का कोई एक परमानेंट मेंबर नहीं था। AJL के जो ऑनर थे वो 5000 फ्रीडम फाइटर्स के रूप में जाने जाते थे। देखिए, AJL का काम था न्यूज़पेपर को पब्लिश करना, इसलिए इसने 3 भाषाओं में 3 अलग अलग न्यूज़पेपर निकाले। इसने हिंदी में नवजीवन, इंग्लिश में द नेशनल हेराल्ड और उर्दू में कौमी आवाज़ के नाम से न्यूज़पेपर निकाले। जो नेशनल हेराल्ड है उस टाइम ये बहुत फेमस हुआ, क्योंकि इसमें नेहरू जी भी अपने विचार रखते थे और कई फ्रीडम फाइटर्स अपने विचारों के रूप में इसको, जो फ्रीडम की फाइट है, उसको आगे बढ़ाया करते थे। इन तीनों अखबारों में जो नेशनल हेराल्ड है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इसके द्वारा कोने कोने में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की बात पहुंचाई जाती थी। इसको ज़्यादा फेमस होने के कारण 1942 में ब्रिटिशर्स ने बैन भी किया, लेकिन 1945 में ये दोबारा शुरू हो गया। आज़ादी के बाद इसमें फ्रीडम फाइटर्स के व्यू कम, और जो कांग्रेस की पॉलिसी, उनके जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा इसमें जारी होने लगे। अब जो ये नेशनल हेराल्ड था वह प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा था, फिर भी इसको चलाया जा रहा था। इसको चलाने के लिए नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि जो आनंद भवन जिसमें वो रहते थे, इलाहाबाद में है, अगर इस पेपर को बचाने के लिए उन्हें उसको भी बेचना पड़े तो भी यह बेचने के लिए तैयार थे। मतलब यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू का लगाव इस द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से था। लेकिन आगे चलकर और न्यूज़पेपर आए तो धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड और लॉस में जाने लगा, ज़्यादा लॉस में जाने लगा, और सन 2008 में इसको बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी इसके बंद होने से नहीं हुई। नेशनल हेराल्ड बंद हो गया और कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अब इसके पीछे जो कंपनी थी AJL, कंट्रोवर्सी वहाँ से शुरू हुई। इसके एसेट को लेकर जो थी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब आप कहेंगे कि AJL जो इसका काम था न्यूज़पेपरों को पब्लिश करना, तो इसके पास करोड़ों के एसेट्स कहाँ से आ गए। एक्चुअली हुआ ऐसे कि द नेशनल हेराल्ड बहुत ही फेमस अखबार था और एक आज़ादी से पहले हमारे देश की आवाज़ हुआ करता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कई संपत्तियां, जैसे पूरे इंडिया में ऑफिस खोलने के लिए, पूरे इंडिया में इसके बेस बनाने के लिए कई ज़मीनें, कई दफ्तर, कई ऑफिसेज इसको दिए गए, जिससे कि ये अपनी शाखाएं और न्यूज़ ऑल ओवर इंडिया में भेज सके और बहुत अच्छे सुचारू रूप से इस न्यूज़पेपर को चलाया जा सके। अब इसको जो प्रॉपर्टी मिली उसमें से 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है, इनको समझने की ज़रूरत है। एक है लीज होल्ड प्रॉपर्टी और दूसरी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब इनमें क्या अंतर है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये आपको कुछ समय के लिए दी जाती है और इसके आप इसका मालिकाना हक नहीं रखते हैं। लेकिन जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें आपका खुद का मालिकाना हक होता है और
मतलब ये एक प्रकार से आपकी संपत्ति बन जाती है। तो इसको दो प्रकार की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। अब 2008 में जब द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर बंद हुआ तो एजीएल ने क्या किया कि प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया कि ये शॉपिंग मॉल्स, स्टोर्स और कई बिग बाजार इन लोगों को प्रॉपर्टी लीज पर देने लगे और इनसे जो किराया मिलने लगा वो एजीएल का हो गए। अब जो एजीएल की प्रॉपर्टी है वो मूल रूप से कंट्रोवर्सी की जड़ मानी जाती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई थी। इसकी प्रॉपर्टी पंचकुला, भोपाल, इंदौर, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर कई जगह फैली हुई थी। अभी हाल ही में एक पंचकुला में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को इलीगल रूप से बेचने का जो केस हुआ था वो भी इससे संबंधित हुआ था। इसकी जांच भी अभी ईडी और सीबीआई कर रही हैं। अब जो एजीएल की प्रॉपर्टी थी यही मूल कंट्रोवर्सी की जड़ थी। इसकी प्रॉपर्टी लखनऊ, कानपुर, बेंगलोर, पंचकुला, भोपाल, इंदौर और कई शहरों में फैली हुई थी। दिल्ली, मुंबई में भी इसके ऑफिस थे और इसकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ रुपए की आंकलित की गई है। चूँकि ये जो 200 करोड़ रुपए आंकलित किया गया है वह डीएलसी के अनुसार इसका प्राइस बताया गया है। अब यहाँ बता दूँ डीएलसी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड करती है वो डीएलसी प्राइस कहा जाता है, जिसके द्वारा इसकी जो प्रॉपर्टी की रेट रखा था वो 2000 करोड़ रुपए आंका गया था। लेकिन मार्केट रेट पर अगर देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टी 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आंकी गई थी। ये सबको पता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का रेट क्या होता है और उससे बैकडोर से किस प्रकार टैक्स बचाने के चक्कर में, स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में उसको कई गुना रेट पर बेचा जाता है। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि जो एजीएल कंपनी के साथ 5000 फ्रीडम फाइटर ने जो शुरू की थी अब उनका क्या हुआ या कितने लोग उनमें से बचे और अभी ये किसके नाम पर है। जब यह 2008 में बंद हुई तो उस टाइम तक सिर्फ 1054 फ्रीडम फाइटर्स इस दुनिया में बचे हुए थे। इन बचे हुए 1054 फ्रीडम फाइटर में से जो 33% शेयर थे वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम, 20% शेयर ललित सूरी के नाम जो कि कांग्रेस के ही मेंबर माने जाते हैं, 5% शेयर अमिताभ बच्चन के नाम थे। एजीएल कंपनी का जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा गया था तो अब अमिताभ बच्चन के घर का एड्रेस था, तो माना जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ शेयर अमिताभ बच्चन के थे। अब कहा जा सकता है कि इसके शेयर्स जो पूरी तरह से थे कांग्रेस के पास थे और इसकी टॉप मोस्ट पोस्ट पर जैसे डायरेक्टर हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, इसको कांग्रेस ही मैनेज करती थी। अब यहाँ तक हमने जाना कि नेशनल हेराल्ड क्या था, या 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। एजीएल इसके पीछे जो कंपनी थी उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया और यहाँ तक सब चीज़ें चल रही थी। अब एक बात और आपको बता दूं कि एजीएल को कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए लोन दिया था। तो जब नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर बंद हुआ तो यह होना चाहिए था कि एजीएल अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर उनका जो कांग्रेस का 90 करोड़ का कर्ज था वो चुका देती, लेकिन ऐसा ना होकर क्या हुआ कि 2010 में एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से, जिसमें 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम थे तथा जो 24% शेयर होल्डर्स थे वह मोतीलाल बोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम थे जो कि कांग्रेस के ही लीडर हैं। इस कंपनी को सेक्शन 25 के अंतर्गत खोला गया था जिसका काम था नॉन प्रॉफिटेबल काम को अंजाम देना। अब इस केस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, एक तो एजीएल, दूसरी कांग्रेस और तीसरी यंग इंडिया लिमिटेड। अब एक चीज़ आपको यहाँ देखनी पड़ेगी कि इन तीनों में जो टॉप मोस्ट जो पोस्टें थी वो सिर्फ कांग्रेस के लोग ही मैनेज कर रहे थे। जो लोग एजीएल में थे वही कांग्रेस में थे और वही यंग इंडिया लिमिटेड की जो पोस्टें हैं उनको हायर कर रहे। अब इन 3 एंटाइटल के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जिसके कारण पूरे देश में बवाल मच गया और गांधी परिवार को इसकी वजह से कोर्ट और ईडी और इनकम टैक्स के चक्कर लगाने शुरू हो गए। अब ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ इसको डिस्कस करते हैं। होना यूँ था कि एजीएल अपनी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेच के 90 करोड़ का जो लोन है वह कांग्रेस को चुका देती थी, लेकिन यहाँ ये हुआ कि 90 करोड़ की प्रॉपर्टी के उस संदर्भ में 6000 करोड़ के ज़्यादा की प्रॉपर्टी यंग इंडिया के नाम कर दी गई, जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के पर्सनों के शेयर सबसे ज़्यादा थे। चूँकि ये चीज़ें छुपे तौर पर हुई थी, लेकिन सन 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने
कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि जो कांग्रेस के अंदर टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं वही यंग इंडिया को चलाते हैं और वही एजेएल को चलाते हैं। अब यहाँ उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो डिसीजन ले रहे हैं वो सेम सेट ऑफ पीपल ले रहे हैं और इन डिसीजनों को लेके वह क्या कर रहे हैं, पैसे को इलीगल तरीके से यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, जिसका फायदा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिल रहा है। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जो वाजिब दलील है वो रखी कि एजेएल अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी बेचकर कांग्रेस का लोन चुकता कर देता, जिससे यंग इंडिया बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसको कमर्शियल चीज़ों में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यह कमर्शियल चीज़ों में इन्वॉल्व होती है तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और इनकम टैक्स के सेक्शन 13A के खिलाफ यह केस जाता है। आगे यहाँ इन्होंने कहा कि एजेएल में कई फ्रीडम फाइटर्स के शेयर थे, तो उनके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि जब ये शेयर्स यंग इंडिया को इन्होंने डाइवर्ट किए तो उनसे कोई मंजूरी नहीं ली गई और ना ही उन्हें बताया गया कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को ये मतलब सेल कर रहे हैं या कौन सी प्रॉपर्टी को ये किराए पर देकर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक प्रकार से पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ ये धोखा है। अब यहाँ एक झूलमूल और पाया गया कोर्ट में कि जो यंग इंडिया ने भी किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया था जिसका नाम डॉटेक्स कॉरपोरेशन कुछ करके है, और डॉटेक्स कॉरपोरेशन का कोई जब एड्रेस की छानबीन की गई तो इसका कोई एड्रेस नहीं मिला। इसका एड्रेस एक पुरानी कोठी मिली जिसमें कोई नहीं रहता था। इसका मतलब था कि डॉटेक्स कंपनी भी इलीगल थी और इसके द्वारा जो लोन दिया गया था यंग इंडिया को वो भी इलीगल तरीके से दिया गया था। चूँकि यह केस कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, जो कि बहुत से लोग मानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को इसमें फंसाने की कोशिश कर रही है, टेक्निकली ये केस कांग्रेस और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच में है। क्यों? क्योंकि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ये केस शुरू किया था तो उस समय वह बीजेपी के मेंबर नहीं थे। उन्होंने 2012 में कोर्ट में ये केस फाइल किया था और 2013 अगस्त में जाकर वह बीजेपी के मेंबर बने। अब सुब्रमण्यम स्वामी के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे दो कंपनी और लग गई, एक तो ईडी और दूसरी इनकम टैक्स। ईडी इसमें लगी मनी लॉन्ड्रिंग के केस की वजह से, और इनकम टैक्स ने बताया कि जब इन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया, ये इसके ऑनर मतलब 76% शेयर इनके पास थे, तो इन्होंने जो इसके जो किराए से जो रकम ली तो 2011-12 में जो इन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा इसमें इसकी जानकारी नहीं दी गई, जो कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स का छुपाना माना गया। अब हम जानते हैं कि कोर्ट ने इसमें क्या कहा। कोर्ट ने सबसे पहले प्राइमा फेसी एविडेंस मांगा है। अब जान लेते हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होता है। कि जिस प्रकार कोई महिला कोर्ट में एक केस दायर करे कि उसके पति दूसरों के साथ दूसरी औरत के साथ संबंध में है और कोर्ट पूछे कि आपको ऐसे क्यों लगा है, और वो बताए कि परसों या 1-2 बार मैंने उनको उस महिला के साथ मार्केट में देखा है, तो कोर्ट इस केस को खारिज कर देगा। क्यों खारिज कर देगा? कि उसमें कोई हार्ड एविडेंस है नहीं। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि इस केस में आप हार्ड एविडेंस लाइए, प्राइमा फेसी एविडेंस लाइए, तब हम इस बात को मानेंगे। और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कोर्ट में एविडेंस पेश किए वह प्राइमा फेसी एविडेंस कोर्ट ने मान लिए हैं, मतलब वह एविडेंस बिल्कुल सही पाए गए हैं। अब यहाँ पर हम कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं। सारे पक्ष जानने के बाद कांग्रेस कह रही है कि हमने इस सारे टेक्निकली चीज़ें करके एजेएल को डूबने से बचाया है, उसको लॉस में जाने से बचाया है, और इसमें हम सक्सेस भी हुए। चूँकि यंग इंडिया, एजेएल, कांग्रेस ये सारी हमारी कंपनी है और हमने आपस में पैसे का लेन देन किया है, और तो इसमें कोई चौथी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या बाहर के आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हमारे अंदर का मामला है और ये हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कोर्ट में कहा कि ये जो प्रॉपर्टी थी एजेएल की वह लोगों की प्रॉपर्टी थी, सरकार की ज़मीन थी, फ्रीडम फाइटर्स के शेयर थे, तो इसमें आप फ्रीडम फाइटर्स और लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और जब आपको 90 करोड़ का ही कर चुकाना था तो उसके बदले में 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कंपनी के नाम करने की क्या ज़रूरत। तो इस पर कांग्रेस ने कहा कि जो इसके पास फ्री लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी वह सिर्फ 1,76,00,000 लाख की थी, क्योंकि इसको बेचकर ये कर्ज नहीं चुकाया जा सकता था, क्योंकि बाकी जो थी वह लीज प्रॉपर्टी थी। जब इसकी जांच कराई गई तो उसमें पाया गया कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसको बेचा जा सकता था वह 76% है।
जो कि दिल्ली, मुंबई और सारी प्रॉपर्टी मिलाकर इसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत कम से कम 4000 करोड़ रुपए है, उससे भी ज़्यादा है। तो कांग्रेस की यह बात भी गलत सिद्ध हुई। अब आगे क्या हो रहा है कि केस चल रहा है, कोर्ट एविडेंस मांग रहा है, गांधी परिवार या कहें कांग्रेस के खिलाफ एविडेंस आ रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स अपनी जांच कर रही है और गांधी परिवार इसमें बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार आपने जाना कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, गांधी परिवार का इससे क्या लेना देना है और कोर्ट की जजमेंट इसमें क्या है, ईडी, सुब्रमण्यम स्वामी और इनकम टैक्स के इसमें क्या पक्ष हैं। अब मैं यहाँ बता दूं कि ये लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसी नेता, किसी परिवार के पक्ष में, इनको एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस केस का या ऐसे कई केसों का जजमेंट बिल्कुल क्लियर तरीके से आना चाहिए, जिससे कि आगे और पॉलिटिकल पार्टी हैं वह लोगों के पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा या इलीगल तरीके से अपने अकाउंट में डालने से, अपनी संपत्ति बनाने से डरें, जिससे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वह सुचारू रूप से चल सकें और भ्रष्टाचार इस देश से ख़त्म हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।